वेलकम टू द मयूर क्लासेस। नमस्कार, नमस्ते, वनकम, सत श्री अकाल। सब कैसे हो? सब अच्छे से हो? थोड़ी सी तबीयत खराब है, जिससे मेरी वॉइस में भी या बीच में खा सकती हूँ। ये सब चलेगा। प्लीज कोऑपरेट। एंड सिटीजनशिप थोड़ा बहुत रह गया, आई नो, बट फंडामेंटल राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत एग्जाम्स आ रहे हैं अभी, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं। फंडामेंटल राइट का एक एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन कि लक्ष्मीकांत में हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बट फंडामेंटल राइट से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कभी कभी केस स्टडीज उठानी पड़ती है, कहीं लॉज लगते हैं, कब क्या हुआ। इट्स अ वेरी टू मच इम्पोर्टेंट चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये पार्ट थर्ड में है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये आते हैं आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल राइट्स पे ना बहुत लंबी वीडियोस बन सकती हैं, बहुत ज़्यादा बनेंगी। नो इश्यूज, हम सब कवर करेंगे। इन दिस रिगार्ड, अब ये हमने कहाँ से लिए थे? पहली चीज पार्ट थर्ड, सेकेंड चीज आर्टिकल 12 to 35, थर्ड चीज ये हमने यूएसए से लिए थे, बिल्स ऑफ राइट करके। वहाँ पे यूएस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल्स ऑफ राइट करके इसको डाला गया। अब पार्ट थ्री, ये राइटली इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मतलब ये हम लोगों को ना एक राइट्स देता है, हम अच्छे से जिंदगी जी सके उन सब के बारे में। ये बहुत लंबे हैं, जस्टिसिएबल है। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और हमें जस्टिस चाहिए, और हमें मिलता भी है। फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन मोर इलेबोरेटेड है, बहुत ज़्यादा है। इतना किसी भी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स को इतना इलेबोरेट नहीं किया गया है, इंक्लूडिंग यूएसए भी। यूएसए में बेशक हमने यूएसए से लिया, बट यूएसए में भी फंडामेंटल राइट को इतने ज़्यादा से इंक्लूड नहीं किया हुआ है। अब फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वन थिंग, मैं जो विजन की PT 365 है उसको शॉर्ट्स में डालूंगी, ताकि शॉर्ट्स जो है ना वो इजीली ग्रैबेबल हो जाती हैं। छोटी छोटी शॉर्ट्स डालूंगी, 3 मिनट की, 2 मिनट की, 2.5 मिनट की, ताकि आप इजीली देखो और इजीली समझ जाओ टॉपिक को। उसको मतलब एक फुल लेंथ वीडियो भी आएगी, प्लस उसके शॉर्ट्स भी आएंगे, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वलिटी मिलेगी, इस सारे इन सब के बारे में बात करता है। अब ये होल्ड करता है हर एक की इंडिविजुअलिटी को, इक्वालिटी को, डिग्निटी को, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को, यूनिटी ऑफ नेशन को। एक्चुअली मैं तबीयत बहुत खराब है। The fundamental arts meant for promoting the ideal of पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये क्या प्रमोट करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। बनाया इसी चीज के लिए गया था कि हम सबको पॉलिटिकल, हमारी डिग्निटी, हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी सॉवरेनिटी को कोई हैम्पर ना करे, कोई नुकसान ना बनाए पहुंचाए। ये हमारी अथॉरिटी, रूल ऑफ द कंट्री, लिबर्टीज, फ्रीडम, हर चीज को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसका एक ही गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट एम क्या है? टू एम, दे एम एट एस्टेब्लिशिंग ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज। लॉज बनाना, नॉट ऑफ मैन, आदमी मतलब लोगों को देख के नहीं, जो कलेक्टिवली क्या जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से। अब फंडामेंटल राइट्स, दे आर गारंटीड, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लॉ ऑफ द लैंड है, मतलब ये जमीन है, इसके ऊपर ही सारे लॉज बने हैं। इट्स अ बेस, और they are fundamental also in the sense of most essential of all round development। जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है उन सब में फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड है।
मटेरियल हो, इंटेलेक्चुअल हो, मॉरल हो, स्पिरिचुअल हो। अब जो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में आता है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30 के बीच में, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। राइट टू प्रॉपर्टी ये डिलीटेड है, ये अब किसी और चीज में डाला गया है। हम इसको जैसे जैसे डेप्थ में पढ़ते जाएंगे हमें चीजें समझ आती जाएंगी। अभी मैं इस चीज को पूरा ओपन अप नहीं करूंगी, ठीक है। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी आ गया ना, डिलीटेड है। कब डिलीट हुआ था? बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, और इसको एक लीगल राइट बनाया गया था। इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 ए पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो अब हमारे 6 नहीं, सॉरी 7 नहीं, अब सिर्फ 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो डिलीट हो गया है अंडर आर्टिकल अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट। नाउ इट इज अ लीगल राइट। बहुत बारी ये क्वेश्चन आता है, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट और नॉट, ठीक है। और उसका आपको अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल दे दिया जाएगा और कौन से पार्ट में है, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब फीचर्स क्या है? कुछ राइट्स जो है सिर्फ सिटीजन्स के पास है, ठीक है। सिर्फ सिटीजन, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन्हीं के पास है। कुछ राइट्स जो है कुछ राइट्स है जो दोनों के पास है, सिटीजन्स के पास भी है, फॉरेनर के पास भी है, लीगल पर हर लोगों के पास है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड कर टाइप के हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इनके ऊपर, ठीक है। और वो कौन डिसाइड करता है? इज नॉट डिसाइडेड बाय द कोर्ट। रिस्ट्रिक्शंस जो है रीजनेबल और नॉट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स, कोर्ट्स नहीं डिसाइड करता है। दस दे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में बैलेंस बना के रखता है एज ए होल। बट इंडिविजुअल लिबर्टी इज कंट्रोल, जो इंडिविजुअलिटी है वो कंट्रोल कैसे, सोशल कंट्रोल के बीच में ये बैलेंस बना के रखते हैं। ऑल ऑफ देम all of them are available against the arbitrary action of the state. However, some of them are also available against the action of private individuals. अब ये पब्लिक को भी इंश्योर करता है बट प्राइवेट को भी। कभी कभी ये प्राइवेट को क्या करता है, उनके लिए उनके खिलाफ कोई एक्शंस लेने हैं उनमें भी हेल्प करता है। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, कुछ लगता है उनकी कैरेक्टर में वो नेगेटिव है बट इट्स वेरी उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस है स्टेट के लिए। कुछ पॉजिटिव इन नेचर है, वो कंफर्म करते हैं, कंफर्मिंग सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन, कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं पर्सन को। जस्टिसेबल है, अलाउइंग पर्सन टू मूव द कोर्ट्स, ये अलाउ करते हैं किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है वो जाके कोर्ट में जाके इन्फोर्स कर सकता है, एक अपील कर सकता है कि मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है उसके रिगार्डिंग। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो अपेक्स कोर्ट है हमारा, सबसे सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे जाके डिफेंड कर सकता है। और कभी कभी अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, हमें हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली भी वहां पे जा सकते हैं। बट अगर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं और हमारी वहां पे अपील नहीं सुनी जा रही है तो भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दे आर नॉट परमानेंट। कभी भी कोई भी राइट डिलीट हो सकता है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी कब डिलीट हुआ? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। अब क्या है? वो लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300 ए। कौन से पार्ट में है? पार्ट 12 में है। देखा कितनी चीजें कनेक्ट होती हैं।
दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बे। अच्छा, अब इस चीज को जो है वो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, किसको ऐड ऑन कर सकते हैं, बट एक चीज याद रखना है, केशव नंदा पार्टी किस प्रियम्बल में पढ़ा था ना, जो जो भी चीजें हैं, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कभी भी हार्म नहीं होना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसको ध्यान में रख के हम लॉज बनाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को भी हम ऐसे ही बनाते हैं कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनमें कोई प्रॉब्लमेटिक ना आए। अब जो एक्सप्लेन है ये चैप्टर 11 में है, ये हम आगे करेंगे। दे कैन बी सस्पेंडेड, कुछ ये सारे फंडामेंटल सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। और कौन सा जो राइट है, सिर्फ दो राइट्स को, आर्टिकल 20 और 21 जो है ये सस्पेंड नहीं होता है। फर्दर द सिक्स गारंटेड आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर। आर्टिकल 19 कब 19 कब सस्पेंड होता है, जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड, मतलब वॉर लग गई है, ग्राउंड ऑफ वॉर, सॉरी, वॉर लग गई है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, बाहर से लोग आके हमें हार्म कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल 19 को भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल इमरजेंसी के थ्रू टाइम नहीं होता। द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, जो कहाँ पे डिटेल में है, चैप्टर 16 में। Their scope of operation is limited by Article 31A, serving of laws providing acquisition of states. Article 31A क्या कहता है, सेविंग प्रोवाइड करना स्टेट्स के बारे में। 31B किसके बारे में बात कर रहा है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स रेगुलेशंस इंक्लूडिंग नाइन्थ शेड्यूल। आर्टिकल 31C किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। ये आर्म कुछ एप्लीकेशंस हैं जो सिर्फ आर्म्स फोर्सेस पे है, पैरामिलिट्रीज पे है, पुलिस फोर्सेस पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे है। बहुत ऐसी जो सर्विसेज हैं जो रॉ एजेंसीज हैं उन पे लगते हैं, उनके लिए कुछ आर्टिकल्स सस्पेंड है, ठीक है। वो कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट है, एब्रोगेट है बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33। सॉरी, आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है। अब कुछ है मार्शल लॉज है, मिलिट्री रूल्स है, वो मतलब कब इम्पोज होते हैं, जब इबनॉर्मल का सर्कमस्टांसेस हो, रिस्टोर ऑर्डर करना हो, आर्टिकल 34 में। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इस पे क्या इम्पोज किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी को। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी है। वाई if few of them can be enforced on the basis of a law made for giving effect to them, जो इफेक्ट देता है उस चीज को, वो कहाँ पे आता है, आर्टिकल 35 में। ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा पहला आर्टिकल स्टार्ट होगा 12, जो बात करता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के बारे में, ये नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरा गला भी ब्रेक मैं जल्दी से ठीक करूँगी, और तबीयत ठीक करके गला धन। अब मुझे मतलब बहुत 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 काम करना है, बहुत वीडियोस बनानी है ऑन टाइम। इट्स वेरी अमेजिंग थिंग कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको ज़्यादा रिटेन होता है। तो मैं पढ़ा भी रही हूँ और मैं खुद को भी रिटेन कर रही हूँ। और मैं तो ये बोलूँगी कि मैं तो अपना फ़ायदा करूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर मेरे फ़ायदे के साथ आपका भी कुछ बेनिफिट होता है, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आपकी कुछ हेल्प की। बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो विजन PT 365 पॉलिटिसाइजेशन ओके। और आर्टिकल्स को फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लो, कोई भी स्टेट PCS UPSC के एग्जाम, अभी CAPF का नोटिफिकेशन आया है, CGL का नोटिफिकेशन आया है, APFCs के भी फॉर्म्स आ जाएंगे।
तो बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, प्लीज पढ़ो क्योंकि ये नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे से हो। मेरा गला भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी फंडामेंटल राइट्स की। आज हम आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट है क्या, इसको कैसे यूज करते हैं, क्या फंडामेंटल प्रोविजंस है, कंसर्निंग क्यों है फंडामेंटल राइट्स में, इन सब के बारे में। आर्टिकल 12 क्या करता है, डिफाइन करता है पर्पस ऑफ, पर्पस बताता है पार्ट थर्ड का क्या पर्पस है, क्या चीज़ें हैं जो 12 में हमें डिफाइन कर रहा है एक स्टेट को क्या करना है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के। सेकंड बोल रहा है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, एक तो इंडिया सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स है वो क्या है स्टेट गवर्नमेंट में। लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनसिपैलिटीज हो गई, पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गए, एक्सेट्रा, ये भी स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है। फिर ऑल अथॉरिटीज दैट इज स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC, सेल, एक्सेट्रा। अब कुछ अथॉरिटीज है जो सैचुरेटरी है, कुछ अथॉरिटीज है जो नॉन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड बॉडीज कौन सी होती है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है। जैसे जो सैचुरेटेड बॉडीज होती है ना, वो क्या होती है, गवर्नमेंट ने बनाई है एक एक्ट पास करके। दूसरी जो बॉडी होती है नॉन सैचुरेटेड बॉडीज, वो कौन सी होती है? गवर्नमेंट ने तो बनाई है पर उनके लिए कोई भी एक्ट वगैरह या कुछ भी पास नहीं हुआ। अब स्टेट को वाइडर सेंस में जो इंक्लूड करती है, एजेंसीज भी आ गई। इसके लिए क्या एजेंसीज कैन बी चैलेंज्ड इनटू कोर्ट्स, अगर एजेंसीज को भी चैलेंज किया जाता है कोर्ट में अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट इवन ए प्राइवेट बॉडी, जो सुप्रीम कोर्ट है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जो प्राइवेट बॉडी है या वर्किंग एजेंसीज है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट, जो मीनिंग ऑफ स्टेट में अंदर आर्टिकल आ रहे हैं 12 के, अगर वो हमारा फंडामेंटल राइट वॉलेट करते हैं तो उनके अगेंस्ट भी आप कोर्ट में जा सकते हो, बोल सकते हो कि हमारा ये वाला फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी आपका वॉयलेट हो रहा है, तो आप वो जो भी आर्टिकल 12 के अंदर आ रहा है, आ रही है चीज़ें, नॉन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड बॉडी, स्टेट लेजिस्लेटर, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ये सारी म्यूनसिपैलिटीज, ट्रस्ट वगैरह, इन सब के अगेंस्ट आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। अब आर्टिकल 13 क्या कर रहा है, डिक्लेयर करता है कि जो इनकंसिस्टेंट है, डेरोगेटरी है, फंडामेंटल राइट्स शेल बी वॉइड, ये वॉइड है, गलत है। मतलब इसको डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू expressly किसमें किया गया, for the doctrine of judicial review. The power has been conferred on the Supreme Court, Article 32, and the High Court's Article 236, that can declare a law unconstitutional invalid on the ground of contravention of fundamental rights. अब क्या होता है, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अब जो जजेस हैं उनसे भी कभी गलती हो सकती है, कुछ हो गया, कोई चीज़ आपको सही करनी है, दोबारा जुडिशियल रिव्यू करना है, तो इन दो आर्टिकल्स का सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल यूज करेगी, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल यूज करेगी, आर्टिकल 226, और उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल राइट को या इनवैलिड जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। The term law in Article 13 has been given wide connotation as so as to include the following. अब लॉ, टर्म लॉ को क्या डिफाइन किया गया आर्टिकल 13 के अंदर, उसके अंडर क्या क्या है, परमानेंट लॉज इनैक्टेड बाय द, या तो परमानेंट जो लॉज होते हैं वो कहाँ पे इनैक्ट होते हैं, या तो पार्लियामेंट में होंगे या तो स्टेट लेजिस्लेचर में। टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नमेंट।
statutory instruments in the state, delegated legislation या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय लॉ रूल रेगुलेशंस नोटिफिकेशंस इन सब के बारे में. नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, custom, usage of any force of law, इन सब के बारे में. Thus, not only a legislation but any above of the can be. अब ये जो जितनी भी ऊपर टर्म्स, चार हमने टर्म्स पढ़ी, ये भी अगर हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट करती हैं तो हम इनके अगेंस्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में और उसको चैलेंज कर सकते हैं. अब इसके अंदर आर्टिकल 13 क्या है? डिक्लेयर्स दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ. अब ये क्या कहता है कि आर्टिकल 13 क्या डिक्लेयर करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लॉ नहीं है, हैंस कैन नॉट बी चैलेंज, ये चैलेंज नहीं हो सकती. हाउएवर फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया. कौन से केस में? केशव नंदा भारती केस 1973 वाला. देखा कितना इम्पोर्टेंट है. वहाँ पे पढ़ा, फिर यहाँ पे प्रियम्बल में पढ़ा, ठीक है ना. इसमें क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड. हम इसको चैलेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस, ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स. अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज हो रहा है उसके चक्कर में, तो हम उसको एक चैलेंज कर सकते हैं. कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे. हैंस कैन बी डिक्लेयर्ड एज वाइड. उसको जस्ट अ मिनट. उसमें मतलब उसकी कमियां बता सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं. सॉरी, गला खराब है इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ गया. अब फंडामेंटल राइट्स का टेबल देख लेते हैं. राइट टू इक्वलिटी, ठीक है. इसके अंदर पहला जो है, क्या क्या आता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ये कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 14. इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कौन कर रहा है? आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 और टू आर्टिकल 18 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, पर हर एक का अपना अपना एक प्रोविजन है. 15 किसके बारे में बात करता है? प्रोहिबिशन, मना करना, डिस्क्रिमिनेशन. प्रोहिबिट है, बिल्कुल आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन के, रेस पे, कास्ट पे, सेक्स पे या प्लेस ऑफ बर्थ पे. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आप कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे, चाहे वो कोई भी मैटर है, ठीक है. कोई जैसी भी जॉब है, वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी. ये नहीं बोल सकते कि आप यहाँ पे लड़कियाँ काम नहीं कर सकती, यहाँ पे ये है. इक्वली आपको ट्रीट करना है. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ हिज प्रैक्टिस. आपको एबॉलिश करना है अनटचेबिलिटी को. ये नहीं है उसको बढ़ावा देते गए कि हाँ, शेड्यूल, जैसे शेड्यूल कास्ट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके अगेंस्ट आपने छुआछूत का चीज़ें शुरू कर दी, उनको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया, उनको नीचा दिखाना शुरू कर दिया. ये बिल्कुल भी नहीं करना है. ओके, ये हमारा मतलब इक्वालिटी लानी है. तो ये किस में आता है? आर्टिकल 17 में. एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट. अच्छा, टाइटल्स मना है. आप किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं दे सकते हो, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़ के. मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़ के कर्नल, जनरल, ऐसे टाइटल्स दे सकते हो. बट ऐसे ही कोई, जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे, ईपीएफओ का एग्ज़ाम दोगे, आप अकाउंट ऑफिसर्स हो, तो आप अकाउंट ऑफिसर डैश डैश नहीं कर सकते. मतलब जो भी एक्स वाई जेड आपका नाम होगा डैश डैश होगा. तब भी मैंने बोला
या कोई आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस है तो उसको ये नहीं बोल सकते आईएएस दिस पर्सन, नहीं, वो सिंपल नाम ही लिखेगा सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़ के। फिर सेकंड है राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से 22 की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग ऑफ फ्रीडम। 6 राइट्स है फ्रीडम को लेके, ठीक है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन। हमारे पास 6 राइट्स है। हम बोल सकते हैं, हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, मूवमेंट चला सकते हैं, रेजिडेंस नहीं रह सकते हैं, प्रोफेशन जो चाहे वो प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं। ये आता है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 क्या बात करता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन और ऑफेंसेस। हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कोई ऑफेंस हो रहा है उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ कोई ऑफेंस हो रहा है तब। ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 हमें प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 21 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। 21 के अंदर इतने आर्टिकल्स आते हैं, इतने, मतलब राइट टू स्लीप तक। अगर कोई आपकी नींद खराब कर रहा है ना तो अब आर्टिकल 21 के अंदर अगर कोई आपकी नींद खराब कर रहा है, आपकी प्राइवेसी को हैम्पर कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो कोई नींद खराब करता है ना तो बोल दो भाई आर्टिकल 21 लग जाएगा, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है। फिर इसके अंदर ही आता है 21A, जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है। इसको इन डेप्थ हम अंदर पूरा पढ़ेंगे, ये जस्ट टेबल है, ये याद होना चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आपकी प्रोटेक्शन या अरेस्ट को लेके या डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आपको डिटेन कर दिया किसी लॉ के चलते, आपको अरेस्ट कर लिया, तो आपको वहाँ पे भी आपको अरेस्ट क्यों हुए हो, किस वजह से हुए, क्या डिटेंशन, कुछ सर्टेन केसेस में आपको छूट मिलती है। वो कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 22 में। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आर्टिकल 23 और 24 इसकी बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिट करना ह्यूमन बींग्स को या फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिट करना ह्यूमन ट्रैफिकिंग। गर्ल्स की ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, ये मोस्ट ट्रैफिकिंग है। और इनको फोर्स्ड लेबर बनाना, ये आर्टिकल 23 में जस्ट मतलब प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप ये काम नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आप कहीं पे भी बच्चों को फैक्ट्रीज में या कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट में प्रोहिबिट करोगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे। ये नहीं है 4-5 साल का बच्चा है वो फैक्ट्रीज में लगा हुआ है, नहीं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोपोगेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेटिंग प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 25 किसकी बात कर सकता है, आपका जो मन है, जो रिलीजन आपको ऑप्ट करना है, जिस रिलीजन में जाना है, जिस रिलीजन की पूजा करनी है, आप कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको कोई भी स्टेट या सेंटर आपके ऊपर आगे केस नहीं कर सकती है। फिर आर्टिकल 26 क्या कहता है, मनी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप मान लो हिंदू हो, बट अब जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, आपको रोज़े भी रखने हैं, तो यू कैन डू, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप क्रिश्चियन हो बट आपको गीता पढ़नी है, यू कैन, आपको कोई मना नहीं करेगा। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी टैक्स की प्रमोशन करना या रिलीजन को, तो वो किस में आता है, आर्टिकल 27 में। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 28। आपको फ्रीडम है, आप कोई भी रिलीजियस प्लेस या रिलीजियस वर्शिप्स कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से लेके 30 के बारे में बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्पिरिट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है। फिर राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 के बारे में बात करता है। माइनॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या है, कुछ रेमेडीज हैं। अगर कोई जुडिशियल रिव्यू कोई चीज़ गलत हो जाती है तो इन रेमेडीज को यूज करके, रिट्स को लगा के, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ, जैसे हिबिस कॉर्पस है, मेंडेमिस है, प्रोहिबिशन है, कोवेरेंटो है, सर्जरी है, ये आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है जो हमने चीज़ें गलत की उनको सही कर सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स ऑफ फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स के लिए है, सिर्फ फॉरेनर्स के लिए है। फॉरेनर्स के लिए क्या क्या है? फंडामेंटल राइट्स ओनली टू सिटीजन, नॉट टू फॉरेनर्स। पहले देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स किस किस को अवेलेबल है और फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 15 ये सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। Prohibition of discrimination on the basis of grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. In Article 16 equality, equal opportunity public employment में ये भी foreigners के लिए नहीं है। Protection of six rights of regarding freedom, कुछ भी बोल सकते हैं, speech, expression, assembly, association, movement, resident, profession, ये कौन कर सकता है, सिर्फ सिटीजन कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, ये सिटीजन्स के लिए है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ये भी कौन कर सकता है, सिटीजन्स कर सकते हैं, फॉरनर्स नहीं कर सकते हैं। सीधे याद रख लो 15, 16, 19, 21 और 30, ये किसके लिए है, सिटीजन्स के लिए, फॉरनर्स के लिए नहीं है। अब ये जो बोथ दोनों के लिए है, सिर्फ एनिमी फॉरनर्स के लिए नहीं, एलियंस के लिए, एलियंस मतलब फॉरनर्स ही है, जैसे पाकिस्तान। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किसको मिलेगा, फॉरेनर्स को भी मिलेगा और सिटीजन्स को भी मिलेगा। बट जो हमारे एंटी है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, उनको नहीं है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 20, ये किसको, फॉरेनर्स को भी है। बट जो एंटी इंडियंस हैं, पॉलिसीज चलते हैं या एंटी इंडियंस हैं, उनके लिए नहीं है, जो हमारे एनिमी हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किसके लिए, फॉरेनर के लिए है और सिटीजन्स के लिए है। आपकी एंटी इंडियन पॉलिसीज जो चलाती है कंट्रीज, उनके खिलाफ, उनके लिए नहीं है, जैसे पाकिस्तान एंड चाइना। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आप फॉरेनर्स को भी दे सकते हो और सिटीजन्स को भी दे सकते हो, बट जो आपके एनिमी नेबर्स है उनको नहीं दे सकते। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, ये आर्टिकल 22 फॉरेनर्स को भी प्रोवाइड है, सिटीजन्स को भी। एक्सेप्शन किसके लिए है, जो वहाँ पे जो हमारे एनिमी नेबर है, पाकिस्तान है, चाइना है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये भी फॉरेनर्स के लिए भी है। ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट या चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24। फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस वेयर, आर्टिकल 26। फ्रीडम ऑफ पेमेंट from payment of taxes, promotion of any religion, article 27। freedom from attending we religious instructions or worship in certain educational institution, आर्टिकल 28, ये भी किसके लिए है, सिटीजन्स और फॉरेनर्स के लिए। अब हमारा क्लासेस, आई होप यू आर डूइंग वेल।
आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइट टू इक्वलिटी। पहले यहाँ से पहले हमने कवर किया था आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, जिसमें स्टेट के लॉज के बारे में पता था, स्टेट के बारे में पढ़ा। अब है इक्वलिटी। फर्स्ट लॉ है आर्टिकल 14 के अंदर आता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 क्या कहता है? हर पर्सन इक्वल है लॉ के आगे। ठीक है, लॉ से पहले पर्सन है, उसकी इक्वालिटी है, और ये हर एक को मिलता है विद इन द स्टेट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब किसी भी स्टेट, इंडिया की किसी भी स्टेट हो या टेरिटरी हो, पूरी इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर जो भी सिटीजन है या फॉरेनर है, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वलिटी मिलेगी बिफोर लॉ, लॉ के सामने। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स, यहाँ पे पर्सन किसको इंक्लूड किया गया है? स्टैट्यूटरी, कॉर्पोरेशन, कंपनीज, रजिस्टर सोसाइटीज और एनी टाइप ऑफ लीगल पर्सन्स को हमने बोला है। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट ओरिजिन कहाँ से है? ब्रिटिश ओरिजिन है। इस वाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहाँ से लेके लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने लिया ब्रिटिश से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने लिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो ये याद रखना, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो पहला कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो क्या कहता है? द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। कोई भी स्पेशल प्रिविलेज वहाँ पे नहीं होगा, उसकी एब्सेंस होगी। ठीक है, कोई कोई भी चीज़ है, कोई भी पर्सन है, उसको कोई स्पेशल प्रोविजन प्रिविलेज नहीं मिलेगी, वो इक्वली होगा, जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही वो है, जैसे बाकी सिटीजन्स हैं। अगर वो कोई पार्लियामेंट का एमपी है, एमएलए है, तो वो इक्वली ट्रीट होगा। The equal subjection of all person to the ordinary law of the land administered by ordinary law courts। दूसरा बोल रहा है इक्वली सबको ट्रीट किया जाएगा, किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, चाहे वो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेटर हो, कुछ भी हो। नो पर्सन वेदर रिच, पोअर, हाई, लो, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ। लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है, पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है। द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑन द अदर हैंड क्या कहते हैं? द इक्वालिटी अंडर इक्वल circumstances both in the privilege conferred liabilities imposed by the law। अब जो इक्वल इक्वालिटी का जो ट्रीटमेंट है इक्वल सर्कमस्टांसेस के अंदर दिया जाएगा, चाहे वो प्रिविलेज्ड हो या लाइबिलिटीज उसके ऊपर इम्पोज्ड हो। द सिमिलरली एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल द पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। अब सारी चीज़ें सिमिलर एप्लीकेशंस हर एक के ऊपर सेम लॉ के साथ इम्पोज होगी। द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक जो जैसा है उसको वैसा ही ट्रीट किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दस द फॉर्मर इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट वाइल द लेटर इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। जो पहले का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा नेगेटिव है, बाद वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पॉजिटिव है। हाउएवर बोथ ऑफ देम एम टू इस्टेब्लिश, अब दोनों का एम क्या है? इक्वलिटी में लाना। ठीक है, इक्वल इक्वल स्टेटस देना, अपॉर्चुनिटी देना, जस्टिस देना। द सुप्रीम कोर्ट, अब जो सुप्रीम कोर्ट है, हेल्ड वेयर इक्वल एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, हर एक का इक्वल और अनइक्वल डिफरेंट है। आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई, वहाँ पे आर्टिकल 14 नहीं अप्लाई होता। वाइल आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, कहाँ पे फॉरबिड है? क्लास लेजिस्लेशन में। और इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन ये होगा, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हो, यू आर द बॉस, तो आपको वैसा ही इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसे एक बॉस को मिलता है। और वहाँ पे ही कोई पेन है तो उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा जो जैसा वो पेन है। अब वो ये नहीं बोल सकता ना पेन कि मुझे बॉस की तरह ट्रीटमेंट दो, और बॉस ये नहीं बोल सकता मुझे पेन की तरह ट्रीटमेंट दो। कोई भी किसी की तरह नहीं बोल सकता। बॉस के ऊपर भी कोई हेड होगा, वो ये नहीं बोल सकता मुझे मेरे हेड की तरह ट्रीटमेंट दो। तो जो जिस पोजीशन पे है उसको इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा। बट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी arbitrary, artificial and
ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, रादर इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस। मैंने बोला ना, बेस्ड ऑन इंटेंजिबल डिफरेंस एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शंस के बीच में है। अब रूल ऑफ लॉ क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट। ये ही क्या है? एक एलिमेंट है ऑफ द कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ इज प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी। इसको किसने प्रोपाउंड किया था? एवी डाइसी ने, जो ब्रिटिश जूरिस्ट थे। सॉरी, पूछ सकते हैं। अब रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल होने चाहिए लॉ से पहले। एब्सेंस एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी absence of arbitrary power, that is no man should be punished except for a breach of law। कोई भी आर्बिट्रेरी पावर, कोई भी मैन, जब तक उसने कोई लॉ को ब्रीच नहीं किया तब तक उसको कोई भी पनिश नहीं करेगा। इक्वलिटी द लॉ, दैट इज इक्वल इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल द सिटीजन्स। इक्वली सबको ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो ऑफिशियल है, हाई है, लो है, रिच है, पुअर है, to the ordinary law of the land administrated by the law or by the ordinary law courts। जो ordinary law courts एक rich के लिए है, वही poor के लिए है, एक high के लिए, एक low के लिए, सबके लिए equal है। The primacy of the rights of the individual, that is the constitution is the result of the rights of the individual। अब जो constitution का जो rights है individual है, उसे enforced by the courts of law। इसको कौन enforced करता है? court of law, rather than the constitution being the source of। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारे हमारे सोर्स है, हमारे लॉज का सोर्स है। हमें हम लोग एक हैं, हमें जो राइट्स प्रोवाइड होते हैं वो कौन कर रहा है? सोर्स क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना। द फर्स्ट एंड द सेकेंड एलिमेंट आर एप्लीकेबल टू इंडियन सिस्टम। जो फर्स्ट और सेकेंड है वो इंडियन सिस्टम में है, नॉट द थर्ड वन। थर्ड वन को हम नहीं करते। द इंडियन सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सोर्स है इंडिविजुअल राइट्स का। The Supreme Court had the rule of law is embedded in Article 14। ये embedded है Article 14 में, ये basic feature है हमारे Constitution का। Hence it cannot be destroyed even by amendment। अगर हम जो ये it cannot be destroyed, ये destroy नहीं होता है through amendment। अब exceptions क्या है? The rule of equality before law is not absolute। ये absolute नहीं है। There are some constitutional and other exceptionals भी हैं, provisions हैं। The President of India and the Governor of State enjoys the following immunities। कुछ immunities है, कुछ उनको छूट दी हुई है अंडर आर्टिकल 361। इम्यूनिटीज हो गई, कुछ उनको प्रोटेक्शन भी है। The President and the Governor is not answerable to any court। जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, ये किसी को भी आंसरेबल नहीं है, किसी भी कोर्ट में आंसर नहीं कर सकते। मतलब जरूरी नहीं है इनको कोर्ट में लेके जाए और इनको पूछा जाए फॉर द एक्सरसाइज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। इनकी ड्यूटीज को लेकर, इनकी परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी इनको कोर्ट में नहीं लेके जा सकता अंडर आर्टिकल 361। याद रखना। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होती इनके ऊपर, कोई प्रोसेस नहीं है अरेस्ट का, इम्प्रिजनमेंट का, जब तक वो अपने टर्म में है। ठीक है। नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। रिस्पेक्ट एनी एक्ट डन बाय हिम इन पर्सनल कैपेसिटी वेदर बिफोर और आफ्टर ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस। जब तक वो अपने ऑफिस में है, ऑफिस के बाद द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स नेक्स्ट, मतलब 2 मंथ के जब जैसे उनका टेन्योर खत्म होता है 2 मंथ आफ्टर उनको नोटिस डिलीवर हम कर सकते हैं। ये किसके अंदर उनको इम्यूनिटीज मिली है? अंडर आर्टिकल 361। नो पर्सन शुड शैल बी लायबल। अब कोई भी पर्सन लायबल नहीं है यानी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर में काम करते, रेडियोज में, टेलीविजन, ट्रू रिपोर्टर्स हैं, प्रोसीडिंग आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट करेगा, कोई भी उनके ऊपर जाके नहीं बोलेगा। वो या तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट करेगा, लेजिस्लेचर करेगा, या स्टेट में करेगा, या स्टेट का करेगा या सेंटर का करेगा। ये आर्टिकल 361 ए है।
के अंडर आता है। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब जो कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का वो लायबल नहीं है किसी प्रोसीडिंग के लिए इन कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड, अगर उन्होंने कुछ भी कहा है या और एनी वोट गिवन बाय हिम, कोई वोट दिया गया है पार्लियामेंट में, एनी कमेटी, उनके खिलाफ नहीं बोला जाएगा। आर्टिकल 105, नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ a state shall be liable to any proceeding, किसी भी लेजिस्लेचर के मेंबर के ऊपर स्टेट कभी भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, कोर्ट कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। उन्होंने अगर कुछ कहा है, वोट दिया है किसी को लेकर, ये नहीं है आपने इसको क्यों वोट दे दिया, उसको कोई केस नहीं उनके ऊपर हो सकता अंडर आर्टिकल 194। आर्टिकल 31C क्या कहता है, इज एन एक्सेप्शन ऑफ टू आर्टिकल 14, ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 की। It provides that that the laws made by the state for implementation of DPSP contained in clause B or clause C of article 39 cannot be challenged on the ground that they are violated of the article 14. The court held where article 31C comes in, article 14 goes out. जब article 31C की बात आएगी, article 14 वहाँ से चला जाएगा। The foreigner sovereigns, rulers, ambassadors, diplomats enjoy immunity from criminal and civil proceedings. जो फॉरेनर्स हैं या रूलर्स हैं या एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, इन्हें भी इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से। द यूएनओ एंड इट्स एजेंसी जो है उसके इंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जो यूएनओ है या फिर उसकी एजेंसीज हैं वो भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इंजॉय करती हैं। ये है हमारा आर्टिकल 14। दैट्स इट। कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15। तो थोड़ा गला भी ठीक हो जाएगा और एक एक घंटे की वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वेलकम टू द मयूर क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है? डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कि हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी चीज़ के ऊपर हम इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। दो प्रोविजन है, एक तो डिस्क्रिमिनेशन और एक ओनली वर्ड। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड की किसी को भी किसी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और ओनली किन किन प्लेसेस पे किस किस चीज़ों को लेके नहीं कर सकते। रिलीजन को लेके नहीं कर सकते, रेस को लेके नहीं कर सकते, आप कास्ट को लेके नहीं कर सकते, सेक्स को लेके नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके नहीं कर सकते। अब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको एक मतलब 4 एक्सेप्शंस हैं, जो रूल्स हैं जहाँ पे आपको कुछ प्रोविजंस के अंदर हम बोलते हैं ना कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, या वुमेन्स को कोई स्पेशल रिजर्वेशन देना, या लोकल बॉडीज में उनके लिए सीट्स रखना। फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, जो EWS है या OBCs हैं या SC HTs हैं, उनको प्रमोट करने के लिए कि वो अच्छी लाइफ जी सके, उनको रिजर्वेशन देना, वहाँ पे हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे हम ये डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा। कुछ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को हो गया, माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो गया, इन सब के बारे में। फिर रिजर्वेशन फॉर OBCs इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 93rd अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में, जो बात करता है रिजर्वेशन के बारे में, जिसमें 27% कोटा दिया जाता है OBCs को। किस कहाँ कहाँ पे दिया जाएगा? IITs में दिया जाएगा, IIMs में दिया जाएगा। फिर 2008 में सुप्रीम कोर्ट का रोल आया इसमें, उन्होंने इसको बोला कि इसमें जो है OBCs में जो क्रीमी लेयर है उनको एडवांस सेक्शंस जो आते हैं कि OBCs में, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, चेयरमैन हो गए, मेंबर ऑफ UPSC, स्टेट PCS, ये किसी भी गवर्नमेंट उसमें आ गए। ग्रुप ए की सर्विसेज में, ग्रुप बी की सर्विसेज में, आर्मी में कर्नल रैंक पे है या अब उससे रैंक पे है, नेवी में भी, वैसे ही एयरफोर्स में एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी। जो प्रोफेशन में लाइक डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको नहीं इंक्लूड किया जाएगा।
जो अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं, जिनकी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए और इनकी इनकम आहिस्ता आहिस्ता पहले 8, मतलब जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, इनकी एकदम से 8 लाख नहीं कर दी थी, आहिस्ता आहिस्ता किया गया था। पहले 1 लाख, फिर 2.5, फिर 4.5, फिर 6, फिर अब कितना 8 लाख पे कर दिया। शायद अब 10 पे हो गया होगा, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। मैं फिर रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, ये कब आया? 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया। इसमें किन को रिजर्वेशन दी जाती है? जो जनरल कैटेगरीज से होते हैं, जो SC ST या OBC या क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं। कुछ होते हैं लोग जो जनरल कैटेगरी में है, अच्छी जॉब्स नहीं है, BPLs में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उनको बेनिफिट दिया जाता है। जिनके पास अच्छी जॉब्स नहीं है, जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन नहीं है, रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं है 1000 स्क्वायर फुट से, प्लॉट नहीं है 1000 स्क्वायर फुट यार्ड से, म्यूनसिपैलिटीज़ में रजिस्टर्स नहीं है, 2000 रेजिडेंशियल प्लॉट 200 से ज़्यादा नहीं है, उनके बारे में, इन सबको। फिर आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सबको इक्वली प्रमोट किया जाएगा, बट कुछों के लिए एग्जाम्पशंस है, जैसे SC STs के लिए हो गई, OBCs के लिए हो गई, नॉन क्रीमिलियर्स, ठीक है, एंड EWS के लिए। और इसमें ये बोला गया कि जो रिजर्वेशन है उन्हें 50% ही दिया जाएगा। जो रिजर्वेशन में चाहे EWS है, OBC आ रही है, SCs हैं, STs हैं, इनके लिए सिर्फ 50% ऑफ सीट्स रखी जाएंगी, बाकी रेस्ट ऑफ द 50% सीट्स जनरल कैटेगरीज के लिए होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 सीट्स हैं कहीं पे, 50% सीट्स में ये सारी कैटेगरीज आएंगी, इन 50% सीट्स फॉर ओनली फॉर जनरल कैटेगरी होगा। इस चीज के लिए सबसे पहले कमीशन बिठाए गए। एक कमीशन आता है मंडल कमीशन, जो मोनार्जी देसाई की गवर्नमेंट में आया था 1979 में, जहाँ पे ए पॉइंट किया, जिसके चेयरमैन कौन थे? BP मंडल थे। और ये आर्टिकल 340 के अंदर जो इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था कि 3743 कास्ट हैं जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है 1980 में। और इन्होंने कंपेयर किया था कि ये 52% द कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन है, जिसमें से एक्सक्लूड कौन है? SCs और STs हैं। और इन्होंने रिकमेंड किया था 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स में इनको 27% का कोटा दिया जाएगा। वहीं से आया था कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर VP सिंह की कमेटी आई, उन्होंने भी यही बोला। फिर अगेन 1991 में नरसिम्हा राव की कमेटी में सॉरी गवर्नमेंट आई, उन्होंने दो चीजें इंट्रोड्यूस की थी। जो पोअरर सेक्शंस है OBC में 27% ऑफ द कोटा तो है ही है, प्लस एडॉप्शन ऑफ ग्रांटिंग रिजर्वेशन 10%, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, जिनको जिनके पास कोई कोटा नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनके लिए। बट इस केस, फिर एक मंडल केस आया 1992 में, जो एक्सटेंड हुआ था आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इस चीज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और जो दूसरा प्रोविजन था 27% का, उसे वैलिड माना गया था। इसी के बेसिस पे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का नींव किसने डाली थी? वो देख लो, वो थे हमारे नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही इसे इंट्रोड्यूस किया था। ये अब अमेंडमेंट करके आया, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं, यहाँ पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर उसके बाद 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 में, जो रिसेंट में ही है, उनमें आर्टिकल 338B के अंदर कुछ कमीशंस हैं, जिसमें बात की गई है कितने बैकलॉग्स, इनको किस हिसाब से वैकेंसीज के बारे में है, इतना हमें इतना डीप जाना नहीं है। रिजर्वेशन फॉर EWS पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे हमें पता है 10% ऑफ द कोटा, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। और ये कब आया था? 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, ठीक है। इसमें एक्सक्लूड कौन है? SC STs एंड OBCs। फिर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये किसके बारे में बात करता है? कि जो छुआछूत, ऊंची जात नीची जात के बारे में बात होती है। एक मुझे अनाउंसमेंट करनी है कि मयूर क्लासेस ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 15 अप्रैल से।
एट जम्मू पब्लिक लाइब्रेरी किसी को भी कोई भी एडमिशन्स करवानी है फॉर द कोचिंग फ्रॉम 6 to 12, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं जम्मू पब्लिक लाइब्रेरी में, जो जम्मू में है। हाँ, जम्मू में ही है, जम्मू में जवाहरनगर में है। यू कैन गूगल, आपको वहाँ पे इजीली मैप पे एड्रेस मिल जाएगा। और अच्छी क्वालिफाइड फैकल्टी है जो पढ़ाएगी फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम 6 to 12 क्लास। अनटचेबिलिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए डिफाइन नहीं किया गया है। अनटचेबिलिटी एक ग्रामेटिकल सेंस है कि हमें किसी को भी ये नहीं करना है कि ये ऊंची जात नीची जात का है, हम ऊंची जात के हैं, हम इसे छुएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, बर्थ के बेसिस पे नहीं करना है, बॉयकॉट करनी है इन चीज़ों को। फिर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी है। ऑब्लिगेशन टू द स्टेट टू टेक स्टेट कोई भी स्टेट जो है नेसेसरी एक्शंस ले सकती है जो भी इस चीज़ को वायलेट करेगी। फिर आर्टिकल 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। सारे टाइटल्स एबॉलिश है एक्सेप्शंस जो मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शंस में है। या और किसी को भी कोई भी फॉरेन से टाइटल लेना है तो उसके के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेसिडेंसी कंसेंट लेना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी फॉरेन का टाइटल लेके वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता है। कल को आप मान लो यूपीएससी का पेपर क्लियर करते हैं, यू आर द आईएएस ऑफिसर, तो आपको आईएएस राहुल नहीं बोला जाएगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको आईएएस XYZ नहीं बोला जाएगा, आईपीएस XYZ नहीं बोला जाएगा, आपका जो नाम है उसी नाम से लिया जाएगा। बट यू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री एज अ डॉक्टर, आप पीएचडी कर लेते हो तो आपका नाम डॉक्टर लेके बोला जा सकता है। आप मिलिट्री में हो, यू आर द कैप्टन, यू आर द कर्नल, मेजर हो तो आपको मेजर समथिंग लेके बोला जा सकता है। ठीक है, जो पहले के नोबिलिटीज महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, ये सारे टाइटल्स बैन है। 1996 में वैलिडिटी दी गई थी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इन सबको। बट अब ये टाइटल्स को भी इनका भी कोई मीनिंग नहीं है। therefore they are not violated of आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के अंदर वायलेट नहीं होते, मैंडेट वायलेट नहीं करते। बट इनको हम सुफिक्स और प्रीफिक्स के अंडर नहीं लगा सकते। फिर इन अवार्ड को इंस्टीट्यूट कब किया गया था, 1954 में। बट गवर्नमेंट हेडेड बाय इसको डिसकॉन्टिन्यूट कर दिया था 1977 में, मोनार्जी देसाई की जो गवर्नमेंट आई थी। ये कहाँ कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, जनता पार्टी गवर्नमेंट। इसको दोबारा कब लाया गया, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने लाया 1980 में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल राइट टू फ्रीडम के बारे में और इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। राइट टू फ्रीडम एंड जो भी है फंडामेंटल राइट्स जल्दी से कवर करेंगे ताकि हमारी और भी चीज़ें कवर हो पाए। दैट फॉर दैट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, म्यूर क्लासेस ऑफलाइन बैचेस फ्रॉम 15 अप्रैल। प्लीज स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर। वेलकम टू द म्यूर क्लासेस। हमने पहले राइट टू इक्वलिटी पूरा कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने 14, 15, 16, 17 और 18 लास्ट कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम के अंदर पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 19 आता है जिसमें बात की जाती है 6 राइट्स की जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए। जैसे राइट टू फ्रीडम, ठीक है, हाई राइट टू फ्रीडम ही पहला नाम है। तो जो 19 है वो हमें क्या गारंटी देता है, किन 6 राइट्स की गारंटी दे रहा है उनके बारे में। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम खुल के अपनी बात को रख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। असेंबली पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स एंड एमिशंस, हम आर्म्स लेके नहीं जा सकते, पीसफुली हम कोई भी मसला है उसको थ्रू पीस मतलब इकट्ठे होके अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है,
फिर फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम पूरी टेरिटरी में कहीं पे भी घूम सकते हैं, हमसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हम चूज कर सकते हैं, कोई भी कैरी ऑक्यूपेशन, किसी भी ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ओरिजिनली आर्टिकल 19 कंटेन्स 7 राइट्स, देखा जाए तो 7 राइट्स है, बट राइट टू एक्वायर जो है अभी होल्ड है, एंड डिपोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड, प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में। ठीक है, फिर these 6 rights are protected against only state action, सिर्फ स्टेट एक्शन में है, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स के उसमें है। अब सोचने वाली बात है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स में क्यों नहीं है? लोग कुछ भी किसी को भी बोल देते हैं, तो हर छोटी छोटी चीजों के लिए कोई, आजकल अब्यूजिव लैंग्वेज ही कितनी चल रही है, तो अब्यूजिव लैंग्वेज किसी ने बोल दी तो क्या हर छोटी अब्यूज लैंग्वेज के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि हमारा ये हार्म हो गया? इसीलिए भी वो नहीं है, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, सिर्फ स्टेट के लिए है। दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, सिर्फ सिटीजन के लिए है, शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी जिसने शेयर होल्डर्स करे, बट नॉट टू फॉरनर्स। ये फॉरनर्स के लिए नहीं है, और लीगल पर्सन्स और कंपनीज और कॉरपोरेशंस ना ही, बट नॉट टू फॉरनर्स, फॉरनर्स के लिए नहीं है, लीगल पर्सन्स लाइक कंपनीज जो होंगी, कॉरपोरेशंस जो होंगे, इनके लिए अब इम्पोज कर सकती है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जिससे हम फुली इंजॉय कर सके, मतलब 6 फंडामेंटल राइट्स को किसी को भी हार्मनेस ना हो, इसलिए कुछ रीजनेबल कंडीशंस लगाई जाती है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पहला जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये किसकी बात करता है? ये एक्सप्रेस, हम अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, अपने व्यूज देख सकते हैं, अपने बिलीफ के बारे में बात कर सकते हैं, कन्वेंशन, कोई भी बात बोल सकते हैं, राइटिंग बाय राइटिंग, बोल कर, लिख कर, प्रिंट करके, पिक्चर करके, और किसी भी फॉर्म में। अब इनके ऊपर जो हेल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या क्या है? राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर, अपने बताने दूसरों के भी व्यूज हम रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इसके अंदर आता है, प्रेस को पूरी फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, हम कमर्शियल एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, कितनी एडवर्टीजमेंट्स आती है उनके ऊपर। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट की कोई मोनोपोली नहीं होगी, बट आईटी रूल्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने खुला फ्री हैंड दे दिया हुआ है। राइट अगेंस्ट बंड ऑफ कॉल्ड ए पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, बंद कॉल कर सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, हमारे पास राइट है, हम गवर्नमेंट एक्टिविटीज को जान सकते हैं। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, साइलेंस के बारे में। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसर ऑन न्यूज़पेपर, जो भी प्री सेंसरशिप्स होती हैं, सेंसर्स हैं, उनके अगेंस्ट हमारे पास राइट है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेट और पिकेटिंग बट नॉट टू स्ट्राइक, कुछ स्ट्राइक के लिए ये भी हमारे पास राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ये नहीं है कि आप सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म करोगे, उनको नुकसान पहुंचाओगे। जहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात आएगी वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंडली रिलेशंस हो फॉरेन स्टेट्स के साथ, वहाँ पे भी आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोड है, डिफेमेशन और इंसेंटिमेंट ऑफ तो ऑफ एन ऑफेंस है इन सब के लिए। फिर है फ्रीडम ऑफ असेंबली। अब फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या क्या है कि आप असेंबल हो सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो पीसलेबली, बट आपके पास कोई भी आर्म्स नहीं होने चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, हम पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं, प्रोसेशंस कर सकते हैं। दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज ऑन ओनली ऑन पब्लिक लैंड, पब्लिक लैंड पे हो सकता है।
एंड द असेंबली मस्ट बी पीसफुल, बार बार बोला जा रहा है पीसफुल एंड अनआर्म्ड या विदाउट एन आर्म. दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट. अब ये क्या नहीं प्रोटेक्ट करता, वायलेंट, डिसऑर्डरली या राइटलेस असेंबली होगी, या इस आप किसी भी पब्लिक चीजों को ब्रीच कर रहे हो, पीस को ब्रीच कर रहे हो, या आर्म्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, ये आपके पास राइट नहीं है, ये आपको तब प्रोटेक्ट नहीं करेगा. दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक. अब राइट टू स्ट्राइक को भी ये इंक्लूड नहीं करता है. The state can impose reasonable restriction on the exercise of right of assembly on the grounds, namely sovereignty, integrity के ऊपर जैसी बात आएगी, मेंटेनेंस है, कहीं पे आपने ट्रैफिक एरिया के लिए कंसर्न है तब. अब एक सेक्शन है इसमें 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. A magistrate can restrain an assembly, meeting or possession if there is a strike of obstruction. अब अगर कभी भी बोलते हैं ना सेक्शन 144, ये कब लगती है, जब भी कोई किसी चीज का रिस्क हो, कोई खतरा हो, ह्यूमन लाइफ हो, तभी इसको इम्पोज किया जाता है. और सेक्शन 144 का इंडियन पेनल कोड, असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन अनलॉफुली अगर इकट्ठे हों, तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ लीगल प्रोसेस हो सकता है. फोर्सिबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, to commit a mischief or criminal trespass, to force some person to do an illegal act, कोई illegal act हो, to threaten the government or its official on exercising lawful powers के लिए. फिर आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस. अब एसोसिएशंस की जो फ्रीडम्स है उनके बारे में, all citizens have the right to form associations or unions or cooperative societies. It includes the right to form political parties, companies, partnership. अब एसोसिएशन जब फॉर्म है, हमें हमारे पास फ्रीडम है कि हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कर सकते हैं. तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें कौन कौन किस किस के पास है, पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप फॉर्म्स, सोसाइटीज, क्लब्स, organization, trade unions, or any body of person. It not only includes the right to start an association, or but also to continue the with the association or union as such. Further, it covers the negative of not to form or join. अब इसका ये कवर भी है कि जो नेगेटिव राइट है वो आप नहीं ज्वाइन कर सकते, नेगेटिवली इंडिया के अगेंस्ट नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते, एसोसिएशंस नहीं बना सकते हो. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होती है आपके ऊपर. वो अगर आप सॉवरेनिटी को हार्म कर रही है, लिबर्टी या किसी भी चीज को, इंटीग्रिटी को, तो वहां पे. अब हाउ द राइट टू ऑब्टेन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसोसिएशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट. ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है. राइट टू ऑब्टेन रीऑर्गेनाइजेशन, ये रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन जो है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है. फिर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटी राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग या स्ट्राइक या डिक्लेयर लॉकआउट. सुप्रीम कोर्ट ये ट्रेड यूनियंस की कोई गारंटी नहीं लेती इन चीज की, और कोई गारंटी नहीं है. दस दस राइट टू स्ट्राइक टू कैन बी कंट्रोल बाय एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉज. कोई अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉज के अंदर ही राइट टू स्ट्राइक आप लगा सकते हो. फिर आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट का क्या है, आप फ्रीली मूव कर सकते हो विद इन द कंट्री. आपको कहीं पे भी जाना है, कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, शिफ्ट होना है, वहाँ ही सेटल डाउन होना है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना है, साउथ से नॉर्थ जाना है, नॉर्थ से ईस्ट जाना है, ईस्ट से वेस्ट जाना है, मिडल सेंट्रल इंडिया जाना है, आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है. बस एक क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होती हैं, जैसे द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड. प्रोस्टिट्यूट्स की रिस्ट्रिक्शंस है, वो मूव नहीं कर सकती हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं कि ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मॉरल्स को लेके. बॉम्बे हाई कोर्ट वैलिडेट द रिस्ट्रिक्शंस. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको वैलिडेट किया था ऑन द मूवमेंट ऑफ पर्संस इफेक्टेड बाय द एड्स. अब प्रोस्टिट्यूट्स हैं, क्या पता कुछ उनमें से एड्स से इफेक्टेड हो, या एड्स के जो पर्सन है. द मूवमेंट ऑफ हैज टू डायमेंशन, दो डायमेंशन. इंटरनली राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, राइट, हम इंटरनली राइट टू मूव कर सकते हैं. एक्सटर्नल राइट टू मूव out of the country and right to come back of the country.
हम कंट्री से बाहर भी जा सकते हैं, बाहर गए हैं तो वापस भी आ सकते हैं। आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट्स ओनली द फर्स्ट डायमेंशन। आर्टिकल जो 19 है वो सिर्फ एक डायमेंशन को प्रोटेक्ट करता है। द सेकेंड डायमेंशन इज डेल्ट बाय आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 भी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जिसे हम कहते हैं। फिर फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। हम विद इन द कंट्री हम कहीं पे भी जाके सेटल डाउन हो सकते हैं। इसके दो पार्ट्स, द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू स्टे इन टेम्परेरी, या तो टेम्परेरी बेसिस पे, या सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू सेट अप ए होम, या वहाँ का डोमिसाइल लेके वो हम परमानेंटली वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। फिर वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हर जगह पे है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन एरियाज पे कुछ काइंड पर्सन, प्रोस्टिट्यूट्स या हैबिचुअल ऑफेंडर्स को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है उनके बारे में। फिर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन हम कोई भी चूज कर सकते हैं, बट इसमें एक चीज याद रखना, कुछ प्रोफेशंस जो है जिन्होंने, अब जैसे एज अ बिजनेसमैन मैं कुछ भी पढ़ लूँ, ठीक है, मैंने मान लो मैंने साइंस पढ़ी है, बट अब आई वांट टू सेट अप माय बिजनेस, तो मैं बिजनेस कर सकती हूँ। अगर एक डॉक्टर है तो वो टीचर बन सकता है, बट एक टीचर कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, उसे वो प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी, वो प्रोफेशनल पढ़ाई करनी पड़ेगी। वहां पे ये रिस्ट्रिक्शंस आती है। फिर आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन और ऑफेंस। आर्टिकल 20 क्या ग्रांट करता है, आर्बिट्ररी एक्सेसिव पनिशमेंट या एक्यूज्ड पर्सन का, या सिटीजन हो फॉरेनर हो, लीगल हो, कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, लीगल पर्सन है, इनको डायरेक्शन देता है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब नो पर्सन शैल बी convicted of any offense except for violation of law in force at the time of commission at the act। दूसरी बात क्या कर रहा है, subjected to penalty greater than the prescribed by the law in force at the time of commission at the act। no double jeopardy। आपको no person shall be prosecuted or punished फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको दो बारी, अगर उसने दो बारी किया हुआ तो दो बारी से ज्यादा उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। वो अपने खिलाफ खुद ही विटनेस नहीं दे सकता। एंड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज वन दैट इम्पोज पेनल्टीज retrospectively, that is upon acts already done which increases penalty for such acts। मतलब कुछ एक्ट्स के लिए आपको पेनल्टीज भी लगती हैं। द एनैक्टमेंट ऑफ सच लॉ इज प्रोहिबिटेड बाय द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20। तो यहाँ पे आर्टिकल 20 में कुछ प्रोविजंस के अंदर इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। लिमिटेशन इज इम्पोज ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज। किस पे लिमिटेशन है, क्रिमिनल लॉज, नॉट ए सिविल लॉ पे या टैक्स लॉ में। कुछ वर्ड्स हैं, in other words, civil liability or a tax can be imposed. Further, this provision prohibits only conviction or sentence under an ex post facto criminal law and not the trial thereof. Finally, the protection immunity under this provision cannot be claimed in case of preventive detention or demanding security from from a person। कोई भी इम्यूनिटी प्रोटेक्शन है, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, प्रिवेंटिव डिटेंशन या डिमांड नहीं कर सकता। अब जो प्रोटेक्शन है कि अगर आपने कोई, मान लो आज सुबह आप अपनी गाड़ी लेके गए, सुबह एक बार चालान कट गया, वो आपका दोबारा से आपने फिर से कोई रूल ब्रेक ब्रेक किया ट्रैफिक का, तो दोबारा से आपके ऊपर चालान नहीं लग सकता। For a protection of life and personal liberty, Article 21 declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty according to the procedure established by law। This is available to both citizens and non-citizens। अब लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ये कोई वो नहीं है कि किसी के लिए इम्पोर्टेंट है किसी के लिए नहीं है, तो ये अवेलेबल है दोनों के लिए। अब इसमें फेमस दो केसेस हैं, गोपालन केस 1950 जिसमें सुप्रीम कोर्ट नैरो
interpretations of Article 21 ki it held that the protection under Article 21 is available only against arbitrary executive, not the form of legislative. मतलब एग्जीक्यूटिव के पास है, लेजिस्लेटिव के पास नहीं है. दिस मीन्स दैट अब इसका मतलब क्या है, द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी फॉर ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन लॉ. ये किस पे बेस करती है? लॉ पे. This is because of the expression procedure established by law in Article 21. ये जो एक्सप्रेशन है ये किसमें, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये किसमें आता है, आर्टिकल 21 में, जिसका डिफरेंट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंटेन्ड इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है. आप पिछली वीडियोस पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा. सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द पर्सनल लिबर्टी. पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या, ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू ए पर्सन और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. बट इन एक मेनका गांधी का केस आया था 1978 में, जहाँ पे कोर्ट ने ओवर रूल्ड की थी जजमेंट गोपालन केस की बाय गोपालन केस की जो वर्डिक्ट थी उसको ओवर रूल्ड किया गया और मेनका गांधी केस में उसको चेंज करके कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए कि आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या आता है. एक तो राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू privacy, right to shelter, right to health, right to freedom, right to free education up to 14 years of age, right to free legal aid, right against solitary confinement, right to speedy trial, right against handcuffing, right against inhuman treatment, right against delay execution, right to travel abroad, right against bonded labor, right against custodial harassment, right to emergency medical aid आता है, जैसे right to timely medical treatment in government hospitals, right not to be driven out of a state, right to fair trial, right to prisoner to have necessity of life, right of women to be treated with decency and dignity, right against public hanging, right to road in hilly areas, right to information, right to reputation, right of appeal from a judgment of conviction, right to family pension, right to social and economic justice and empowerment, right against bar fitters, right to appropriate life insurance policy, right to sleep. आपकी नींद कोई हराम करता है ना तो वो भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है. राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, कोई शोर डाल रहा है तो वो भी. राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अच्छी लाइफ हमें मिले. राइट टू अपॉर्चुनिटी, हमारे पास राइट है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है अंडर आर्टिकल 21. फिर आता है राइट टू एजुकेशन, जो आता है आर्टिकल 21 ए के अंडर. इसमें बोला हुआ है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रंस एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स के, 6 साल से लेके जो 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. इसमें क्या कवर नहीं होता, आपकी प्रोफेशनल जो डिग्रीज होती हैं या हायर एजुकेशन जो होती है वो इसमें कवर नहीं होती. और ये कब ऐड किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, जिसका मतलब क्या था कि एजुकेशन फॉर ऑल. एम क्या था कि सबको एजुकेशन मिले, कोई भी एजुकेशन से रहना नहीं चाहिए. और ये पहले किसके अंडर आता था, डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 45 में. अब जो डीपीएसपी है वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स में, तो फिर इसको वहाँ पे रिप्लेस करके अब उसमें क्या लिखा गया है, द स्टेट शेल एन्डेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल तक के बच्चे तक की. और फंडामेंटल एक न्यू ड्यूटी ऐड की गई आर्टिकल 51 ए में. उसमें क्या रखा गया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन की ड्यूटी है
कि प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स तक की। ये 1993 में सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इन द राइट टू लाइफ के अंदर रखा गया है इसको अंडर आर्टिकल 21 में। और हर एक सिटीजन और चाइल्ड को 6 साल से लेके 14 साल की एजुकेशन फ्री है। तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ, ये इसीलिए लाया था कि हमारी जो लिटरेसी रेट है वो बढ़े और इलिटरेसी रेट कम हो। ठीक है। फिर इस जजमेंट को ओवर रूल्ड किया गया 1992 में, जिसमें बोला गया कि हायर एजुकेशंस को जो फंडामेंटल राइट है वो भी ले सकते हैं। देयर वाज ए फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन अप टू एनी लेवल इंक्लूडिंग प्रोफेशनल। 1992 में बोला गया था कि कोई भी प्रोफेशन हो, बट 1993 में बोला गया कि नहीं, सिर्फ 14 ईयर्स तक की एजुकेशन के ऊपर होगा। ठीक है। और कंपल्सरी आरटी एक्ट आया 2009 में, जिसका क्या था कि एलिमेंट्री एजुकेशन से इक्वालिटी इक्वालिटी सबको स्कूल्स में जस्टिस प्रोवाइड हो। जिस जो लेजिस्लेचर में बिलीव था कि इक्वालिटी आएगी, इससे सोशल जस्टिस मिलेगा, डेमोक्रेसी हमारी इम्प्रूव होगी, क्रिएशन ऑफ जस्ट ह्यूमन सोसाइटी ओनली थ्रू प्रोविजन ऑफ इंक्लूजन एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल। आज के टाइम पे जिसके पास एजुकेशन है वो अच्छे से रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, अपने काम कर सकता है और एजुकेशन होने से हम अपने राइट्स को इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी एजुकेशन से ही निकलता है, तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट कल हम